हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिनमें से आप लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाता है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसी लाइफ रहती है आफ्टर यू बिकम एन ऑफिसर। सो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी हुई हैं जिन्होंने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है एंड मैम 2015 मतलब फर्स्ट बैच की हैं। तो बहुत कुछ आज आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेट्स वेलकम आरती शर्मा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया है और आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताने हैं। पहली बात, कैसे पेपर को क्रैक करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसी लाइफ रहती है और भी जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि ना लोगों को ना अलग अलग टाइप के डाउट्स आ रहे हैं कि क्या क्या होता है इस एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि वो वही बता सकता है जिसने इस लाइफ को जिया है। तो एक एक करके बताइए, पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैंने बीएससी किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 2 सब्जेक्ट में है, बीएड किया है। और 2015 में 14 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2015 बैच से हम लोग आए हैं। और इससे पहले भी छात्रावास थे स्कूलों के साथ अटैच, लेकिन मतलब छात्रावास का जो कैडर, छात्रावास अधीक्षक का कैडर जो बनाया गया वो 2014 में बनाया गया है। तो हम पहली बैच है जो सिर्फ इसी काम के लिए हमारा एग्ज़ाम लिया गया और हमारी पोस्टिंग की गई। ओके, तो कैसे सोचा आपने कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या पहले कुछ और एम था? किस तरीके से आए आप इस फील्ड में? आई ऐसे कि पढ़ाई का शौक़ बचपन से था, बट सिलेबस ना पढ़ के मैं साहित्य पढ़ती थी, न्यूज़पेपर। मतलब मुझे स्कूल में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन ये पता रहता था कि रूस और अमेरिका में क्या हो रहा, मतलब जीके अच्छा था शुरू से ही। फिर शादी के बाद मैंने पीएससी की कोचिंग मतलब करने का सोचा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम पढ़ो आगे, तो 2 पीजी करने के साथ साथ मैंने पीएससी की कोचिंग ज्वाइन की थी कुछ 2-2.5 महीने के लिए। तो उस टाइम पढ़ना मेरा अच्छा हुआ और उससे मैंने प्री बीएड का एग्ज़ाम निकाला, टॉप 100 में थी, प्री बीएड में फर्स्ट रैंक थी। तो मतलब ये सब होता गया तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता गया अच्छा। फिर जब 2014 में आई इसकी वैकेंसी, तो मैंने जस्ट ऐसे फॉर्म भर दिया था। मेन तो पीएससी था दिमाग में, लेकिन सिलेबस थोड़ा बहुत देख के मैंने दिया एग्ज़ाम और अच्छी रैंक आई। और 2014 में एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, और 2015 में हम लोग ने ज्वाइन किया। ओके, तो ये बताइए सबसे पहले आप कहाँ से हैं और किस तरीके से स्टूडेंट रहे हैं? शुरू से ही मतलब बहुत पढ़ंतु टाइप के थे कि धीरे धीरे फिर आपने ग्रो किया? नहीं, मेरी स्कूलिंग जो है जशपुर ज़िले के गांव से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। और मतलब बचपन में बहुत पढ़ाकू नहीं थी मैं, और ऊपर से ये हुआ कि मेरी मम्मी का देहांत हो गया जब मैं क्लास 11th में थी, और हम मुझसे छोटी 3 बहनें थी। तो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी मैं, बट बाकी जो घर के काम, सामाजिक जो मतलब एक होता है लड़कियों का, मतलब सब मैं बहुत अच्छे से करती थी। और इसके अलावा मेरे पापा थे, हम लोग को अनुशासन सिखाने में पापा का बहुत बड़ा योगदान है। सवेरे 3 बजे वो हमको उठा देते थे पढ़ने के लिए या घर के काम करने के लिए। तो उस वजह से मेहनत करने की आदत बस मतलब बचपन से है, बट वो एकदम पढ़ाई की तरफ नहीं थी। फिर ग्रेजुएशन किया मैंने बीएससी, और उसके बाद शादी हो गई मेरी। तो मेन जो पढ़ाई है वो शादी के बाद हुई है। और मतलब स्कूली पढ़ाई और कॉलेज जो मेरा ग्रेजुएशन था उसमें जैसे मतलब एक मम्मी के जाने के बाद बिखर जाते हैं सब, बट मेरी बुआ, 5 बुआ है मेरी, चाचा मेरे, उन लोगों ने हम लोग को बहुत संभाला। तो उनको देख के ये भी लगा कि बिना मतलब भी हेल्प कैसे किसी की करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। ये मैंने मेरी बुआ और चाचा लोग को देख के सीखा है। तो मतलब फिर उसके बाद शादी के बाद आगे की पढ़ाई हुई, और पीएससी की लाइन में जाते जाते मैं छात्रावास अधीक्षक में आई। जिस समय रिजल्ट आया था तो कैसा माहौल था, क्या कर रहे थे आप, और किनको फ़ोन लगाया, किनको बताया? देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उस टाइम इतना सोशल मीडिया का और फ़ोन का नहीं था।
तो मेरे पास छोटा वाला फ़ोन हुआ करता था। तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस जैसा कुछ नहीं था मेरे पास। बहुत अच्छे से मतलब घर के कामों को निपटाने के बाद मैं अच्छी पढ़ाई कर लेती थी। और रिज़ल्ट जब आया तो खुश थी, पर मैं शायद उस टाइम ऐसा सोचती थी कि मैं और अच्छा डिज़र्व करती हूँ। तो इसमें जॉइन करना है नहीं करना है, ये हम लोगों से पूछ के थोड़ा विचार विमर्श कर रहे थे। तो फिर ये पहला ही कैडर है छात्रावास अधीक्षक का, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको भी नहीं थी कि कैसे क्या करना होता है। बट ज्वाइन किया मैंने, दोस्त लोग बताए कि अच्छी है पोस्ट, ऐसे तो ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद जब आ गए जॉब में तब सीखा कि एक्चुअली ये है क्या पोस्ट। तो वो करते करते सीखा है, पहले से ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था पोस्ट के बारे में। ओके, थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है इस पूरे डिपार्टमेंट में, आप लोगों का क्या रोल रहता है, क्योंकि कई एस्पिरेंट हैं। अभी क्या है ना, एस्पिरेंट्स की लाइफ में एक दुविधा चल रही है कि पीएससी करें, जो हमेशा से रहती है आई थिंक, पीएससी करें कि जो बीच में वनडे एग्जाम है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स एक के बाद एक आ रहे हैं, तो किसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो एक क्लैरिटी हम लोग दे देते हैं कि अगर वो लोग चूज़ करते हैं कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की अच्छे से तैयारी करेंगे तो उसके बाद उनकी लाइफ क्या होने वाली है। तो आप बताइए कि जब कोई ज्वाइन करता है कैसी जिम्मेदारियां मिलती हैं, और फिर कैसे आप लोगों का ग्रोथ होता है, कैसे आप अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हेल्प करते हैं बाकी लोगों को, वो बताइए। तो हमारा जो विभाग है आदिम जाति कल्याण विभाग, तो 3 तरह के छात्रावास होते हैं, आश्रम, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे युवा कैरियर, उसमें बच्चों को पीएससी की और दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। और हॉस्टल जो है मेनली छोटे जो बच्चे होते हैं क्लास फर्स्ट से 5th तक, वो आश्रम होता है। तो उसके जो अधीक्षक होते हैं वो मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनके रहन सहन, मतलब उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आश्रम के अधीक्षक को, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, घर से आए रहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती कि इवन वो तो घर में कैसे रह जाते ये भी नहीं जानते। तो उनको उनकी हाइजीन सिखाना, खाने का तरीका बताना, पढ़ाई बिल्कुल शुरुआत रहती क्लास 1 से, तो उनको तो बहुत ही मेहनत रहती है आश्रम के अधीक्षक को। फिर प्री मैट्रिक आता है जो 6 to 10th के बच्चे रहते हैं, वे भी बहुत समझदार तो नहीं होते इतने बड़े बच्चे। उनकी पढ़ाई, हेल्थ, सेफ्टी, मतलब मेनली गर्ल्स हॉस्टल में बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। बच्चों को गुड टच बैड टच बताना और कैरियर की गाइडेंस, क्योंकि 10th में आने के बाद आगे वो क्या करेंगे। 10th की एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इसके अलावा जैसे गर्ल्स जो होती हैं 6th 7th 8th में आने के बाद मेनली उन लोग के पीरियड्स जो है ज़्यादातर छात्रावास में शुरू होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन लोग को बताना सिखाना, बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, इजी नहीं है। और सब चीज़ें अच्छे से सिखा पाना मतलब बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि घर में एक भी बच्ची होती है तो हम कितना सहेज के संभाल के उनको सब सिखाते हैं, और ये तो लगभग 50 या 100 बच्चे होते हैं हॉस्टल में प्री मैट्रिक में, तो सबको समान रूप से देखना और संभालना बहुत बड़ी बात होती है। ये मतलब पर्सनली भी थोड़ा अफेक्ट करता है इंसान को। जैसे बाकी जो जॉब है 10 से लेके 5 तक की, वो आपके घर तक नहीं जाती है, आपके दिमाग में, लेकिन छात्रावास जो है अधीक्षक के दिमाग में बसा रहता है हमेशा। हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे। आप छुट्टियों में भी छुट्टियां मतलब थोड़ा नहीं मना पाते हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, बट रहता है मन में, क्योंकि बच्चों से लगाव हो जाता है, इसलिए। यही तो फर्क होता है मैम जॉब और सर्विस में। जॉब तो टाइम टू टाइम रहता है, और सर्विस ये रहता है कि आप उसको हमेशा घर तक लेके आते हैं, और कभी भी एक चीज़ पे आवाज़ पे आपको जाना ही पड़ता होगा। तो ये बताइए कि जब कोई एक नया ज्वाइन करता है तो उनको कौन से बैच को दिया जाता है, 1 to 5th वाले या 6 to 10th वाले या उसके आगे? ऐसा तो मतलब तय ये है कि जैसे वर्ग स वाले जो हैं अधीक्षक, उनको आश्रम और 100 सीटर प्री मैट्रिक दिया जाता है या पोस्ट मैट्रिक। बट अभी ऐसा देखा गया है कि वर्ग द वाले भी आश्रम में काम करते हैं,
और स वाले भी अभी प्री मैट्रिक देख रहे हैं। वो थोड़ी मतलब शायद आगे जाके उसको किया जाएगा ठीक। ओके। प्रमोशन चैनल क्या रहता है, आप ज्वाइन कौन से में करते हैं, और फिर लास्ट अगर कोई बोला जाए तो मैक्सिमम कौन से पोस्ट तक जा सकते हैं आप? वर्ग द में ज्वाइन करते हैं हम, फिर स, ब और अ। ओके। और उसमें आपकी जिम्मेदारियां में कुछ चेंजेस आता है कि सेम आपको जो हैंडल करना रहता है वही रहता है? वही है, जैसे प्री मैट्रिक आश्रम, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, बच्चों की संख्या घटती बढ़ती है, ऐसा है। और मतलब हॉस्टल तो ये 3 तरह के ही हैं। मतलब अधीक्षक वर्ग अ भी अपने रिटायरमेंट तक अधीक्षक ही रहेगा फिलहाल की व्यवस्था में, प्रमोशन के बाद भी। एंड नॉर्मली अगर यूजुअली बोले तो क्या ऑफिस टाइमिंग्स रहती हैं, आप लोगों को कब जाना रहता है, कब आना रहता है, ऐसा? देखिए, ऐसा कोई लिखित तो नहीं है, बट ये 24 आवर्स जैसी जॉब ही है। और ऐसे हम लोगों की जो छुट्टियां वगैरह हैं वो सिविल सेवा नियम 1965 के अंतर्गत ही आती हैं। तो जो और कर्मचारियों को छुट्टियां हैं वो हमको भी हैं। बट ऐसा है जैसे जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, तो मान लीजिए आपको सैटरडे या नाइट में भी अगर हॉस्टल से कॉल आ जाता है कि कोई इमरजेंसी है, तो बिना कोई सवाल किए हमको जाना चाहिए, और हम जाते भी हैं। संडे भी जाते हैं, छुट्टियों में भी। बच्चे हैं हॉस्टल में तो वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ओके। पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं? पोस्टिंग्स विभाग के छात्रावास सभी जिलों में है। ज़्यादातर दक्षिण में और उत्तर में संख्या ज़्यादा है छात्रावास की। वैसे तो पूरे राज्य में है। ये राज्य कैडर का पोस्ट है, तो कहीं भी मिल सकती है। कहीं भी मिल सकती है ना? कहीं भी पोस्टिंग, कहीं भी ट्रांसफ़र। कौन से बच्चे आते हैं इसमें? कई लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि प्राइवेट के बच्चे भी आ सकते हैं, जनरल के भी बच्चे आ सकते हैं। क्या किस कैटेगरी में लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं? जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं, ओबीसी के लिए भी हैं। और जनरल वाले बच्चे सिर्फ प्रयास विद्यालय में प्रयास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जा सकते हैं। नहीं तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए है। ओके। एक फिक्स्ड कोई डेली रूटीन रहता है आप लोगों का कि क्या क्या चीज़ें आपको डेली बेसिस पे जाके चेक करना है, देखना है, ऐसा कुछ? जैसे बच्चों के भोजन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है ये चीज़, तो सवेरे मतलब भोजन करते हैं जब बच्चे 7 साढ़े 7 बजे वो स्कूल जाते हैं, तब उपस्थित होना ज़रूरी है। और दिन में फिर हम बाकी के काम निपटाते हैं, जैसे कभी बैंक जाना है, बच्चों के स्कूल जाना होता है, और मैस चला रहे हैं तो दुनिया भर के काम होते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ये सब करने के बाद शाम को उनके भोजन के टाइम फिर उपस्थित रहना चाहिए। और मतलब ओवरऑल सारी ही जिम्मेदारियां हैं, उसको अपने हिसाब से सेट करके किया जाता है। ये भी रहता है क्या कि होमवर्क भी करवाना है, और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें भी रहती है कि ये सिर्फ टीचर्स का डिपार्टमेंट रहता है? टीचर्स का स्कूल में है, लेकिन हॉस्टल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा है ऐसा हमको भी रहता है, तो उसके लिए विभाग भी ट्यूशन्स लगवाते हैं और हम भी देखते हैं, पढ़ाते हैं। मैम, एक और नया क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स नॉर्मली पूछते रहते हैं कि क्या हम लोग फैमिली को साथ रख सकते हैं एज अ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट? नहीं, अधीक्षक को मतलब छात्रावास परिसर में निवास तो करना है, बट महिला अधीक्षक के साथ फैमिली निवास नहीं कर सकती है जी, वो सेफ्टी रीजन से। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मैम कि कितना आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के इंश्योर करने में? क्या कोई ऐसे रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका बहुत ज़्यादा दायित्व रहता है? दायित्व बिल्कुल है। ऐसे तो हम लोगों को होमगार्ड दिए जाते हैं सेफ्टी के लिए, चौकीदार रहते हैं। जैसे बालिका छात्रावास में सारे फीमेल स्टाफ ही रहते हैं, लेकिन अधीक्षक की भी पूरी जिम्मेदारी रहती है। अभी जैसे कुछ घटनाएं हुई हैं, तो चूँकि बच्चियों से जुड़ा मामला है, तो इसलिए पूरी संवेदनशीलता ज़रूरी है। सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए कि एक प्रॉपर सर्विस टाइप का ही है, आपको पूरी जिम्मेदारी ए टू जेड शुरू से लेके आखिरी तक हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। कई ऐसी चीज़ें जो मतलब ऑफिशियल नहीं भी है, चीज़ों को देखना है, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, मतलब सीधे सीधी बात है कि एज अ पेरेंट आपको देखना पड़ता होगा कि
बच्चों के मतलब माँ का रोल, टीचर का रोल, एक उनको कभी उनकी नर्स भी बनना पड़ता है, उनको हाइजीन सिखाना, सेफ्टी के बारे में बताना। और इसके अलावा जैसे बड़े बच्चे हैं पोस्ट मैट्रिक में, तो वो तो बड़े हो चुके हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया में बहुत चीज़ों से सावधान रहना पड़ता है। वो सब मतलब काम ख़त्म ही नहीं होता, आप करते जाइए, रोज़ एक नई जिम्मेदारी आपको दिखेगी कि हाँ ये भी करना चाहिए मुझे, ऐसा होता है। बिल्कुल। थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है लोगों का कि मैम इस एग्ज़ाम में आता क्या है? तो सबसे पहले सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? पैटर्न जैसे नोटिफिकेशन जो आई थी पीएससी ने निकाली थी, और हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो व्यापम ने लिया था, तो कुछ थोड़े बहुत ही डिफरेंस है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा मैच होता है दोनों का। और 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और कंप्यूटर। इस बार बाल मनोविज्ञान भी जोड़ा गया है जो उस वक्त नहीं था। और वही है, माइनस मार्किंग 1/3 है व्यापम में। कितने बार हो चुका है ये पेपर? 2 बार हुआ, ये 3rd हुआ। पहला 2015 में हुआ था? नो, 14 में हुआ, 15 में पोस्टिंग हुई। अच्छा। उसके बाद 2016 में हुआ था। अच्छा, उस समय मतलब रेगुलर टाइप का दिख रहा था जी। और अभी फिर इतने सालों से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अभी आई है, तो यही आने वाली है। हाँ, वही है अगला क्वेश्चन कि कब आने वाला है, आप लोगों को कुछ पता है क्या? वर्ग द में पोस्ट खाली हुई हैं, जैसे हम लोगों का वर्ग स में प्रमोशन हुआ तो वर्ग द की पोस्ट खाली हुई हैं, बट वो कब आएगी ऐसा मुझे नॉलेज नहीं है। चुनाव से पहले आ जानी चाहिए, और नहीं भी आई है तो पढ़ाई तो बिल्कुल एक दिन के लिए भी रोकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल जारी रखनी चाहिए, जैसे कि 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, इस तरह से। और पैटर्न क्या रहता है, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू इसमें भी रहता है? ये वनडे एग्ज़ाम है। ओके। और पीएससी की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी इंटरव्यू वगैरह कुछ का जिक्र नहीं है, वो वनडे ही है। वनडे होता है? कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस। और 1 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में ना। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? मतलब पहले तो आप सिलेबस बता दीजिए कि क्या क्या आता है, फिर ये रहेगा कि आप एक बार ये बता दीजिएगा कि कौन से बुक से पढ़ सकते हैं, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे इसमें 50 नंबर्स के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें हमको 50% यानी कि 25 नंबर्स लाना ज़रूरी है, तभी आगे का पेपर चेक होगा। और इसके अलावा इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस और 10 नंबर्स का बाल मनोविज्ञान जोड़ा गया है। कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? तैयारी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मान लो किसी ने बुक खरीद ली है, अगर किसी कोचिंग की बुक खरीद ली है और मैं कह रही हूँ कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है, तो उसको नई बुक नहीं खरीदनी चाहिए, पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाले ऐसे गलत तो छापते नहीं हैं। मतलब हो सकता है कुछ कमी हो बुक में, लेकिन जो हमारे पास है मटेरियल पहले उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे बनाने चाहिए, पुराने भी। इसके अलावा जैसे दूसरे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको बनाना चाहिए। यूपी पीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं, यूपी पीसीएस के, एमपी पीएससी के, उनको बनाना चाहिए। यूपीएससी का लेवल तो थोड़ा हाई हो जाता है तो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है अदर स्टेट के, उनके क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। वही मतलब घटना चक्र वगैरह सॉल्व कर लिया जाए, घटना चक्र सॉल्व करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे पीएससी प्रीलिम्स के टाइम बहुत सारा क्वेश्चन कोचिंग वालों का हमारे पास बल्क पूरा इकट्ठा रहता है, वो रखा रह जाता है, वो रखा नहीं रह के हमको उसको सॉल्व करना चाहिए अच्छी तरह से। उसके लिए कोचिंग सेंटर का मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह अगर नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो पर्याप्त मटेरियल होता है जिसको बना बना के प्रैक्टिस की जा सकती है। डेली कितने घंटे पढ़ने चाहिए? क्योंकि आप शुरू से आप तो पढ़ाकू हैं कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है तो किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करे कि इतने घंटे इसको करें, इसको करें, इसको करें, इस तरीके से? घंटे मायने नहीं रखते, जो सिलेबस है उसको हमने कितना कंप्लीट कर लिया और कितना रिवाइज कर लिया वो मायने रखता है। जैसे किसी को कोई चीज़ 15-20 मिनट में हो जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति को वो 1 घंटा लगता है पढ़ने में, तो घंटे वाकई में मायने नहीं रखते। जैसे 8 घंटे अगर मैं किताब खोल के ऐसे बैठी हुई हूँ
या मैं ऐसे बस पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे मस्तिष्क में कुछ स्टोर नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए घंटे मायने नहीं रखते, बस हमारे पास जो भी किताब है वो हमने सारी पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए। तो अगर वो कम समय में भी हो रहा है तो ऐसा घंटों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक अलग से एक वीडियो भी और कर लेंगे जिसमें आप थोड़ा सा बुक स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि इन पोर्शन को कर लेना है। जैसे एक लास्ट टॉपिक आपने बाल विकास आई थिंक कुछ कहा, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, उसको कहाँ से करना चाहिए? वो लूसेंट की बुक आती है। अच्छा, आती है। इसके अलावा जैसे प्री बीएड एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, उसके लिए जो बुक्स आती है ना, वो भी काफ़ी हैं। एक वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसकी एक नॉर्मल सी समझ हो जाए ना तो उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, अगर कोई ज़ीरो से शुरू करता है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा पूरे पोर्शन को कवर करने में? 6 से 8 महीने तो लगेंगे ही, 6 से 8 महीने या ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर जीरो से शुरू करेंगे तो। क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस है, बहुत ज़्यादा है, इंडियन जीएस तो है ही। तो एक बार कायदे से बैठ के अगर करें हम पढ़ाई तो 1 साल किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए लगता है। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि किन बुक्स को रेफ़र करना चाहिए ताकि इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकें? तो जैसे मैंने जब 2014 में दिया था एग्ज़ाम, तब तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी, बिल्कुल एक एक लाइन मुझे लूसेंट का याद हो गया था, बहुत ही दिल लगा के पढ़ा था उसको। और कंप्यूटर के लिए एक पतली सी मैगज़ीन ली थी बस। और अब लेकिन थोड़ा लेवल हाई हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर फ़िलहाल बुक बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो है पहले वो पढ़ लें। और कोचिंग वाले बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे पटेल वालों की जो बुक्स है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स अभी नहीं खरीद रहे हैं तो वो कम से कम आपको पूरे अच्छे से छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ी होनी चाहिए। और भी कोचिंग वालों की आती है इंडियन जीएस की बुक, वो अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए पूरी कायदे से। ये जैसे नोट्स के फॉर्म में ही है ये बुक, मतलब तो ये कम से कम ये मिनिमम है, ये तो पूरा हमको आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम इधर उधर से क्वेश्चंस बनाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैथ्स के लिए एच.डी. यादव की बुक, वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन, जब मेन है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाते हुए पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ लिया है, ये आएगा तो हम बना लेंगे, कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सवाल अगर आप मैथ्स में से नहीं भी बना सके हैं और आपने बाकी की प्रैक्टिस करी है, एग्ज़ाम में अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो बन जाती है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान जो जुड़ा है नया, उसके लिए लूसेंट वालों की बुक है। प्री बीएड के जो एग्ज़ाम्स की बुक आती है वो भी काफ़ी है उसके लिए, ये नॉर्मल से ही इसमें से सवाल आते हैं। बस जो है हमारे पास मटेरियल, उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो पूरा पढ़ना चाहिए हमको। वो पूरा कंप्लीट। और इंग्लिश, उसके लिए परफेक्ट की बुक। और यदि परफेक्ट पूरी नहीं पढ़ रहे हैं तो बैंक एसएससी वालों के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको बनाना चाहिए। हिंदी के लिए लूसेंट की भी बुक है, मैं तो पाठक, विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ती हूँ। और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए मंथन की किताब अच्छी है। ये सारी चीज़ें मतलब एक बार हम लोग अगर एक बेसिक मतलब किताबें बता दी मैंने, बट जो है हमारे पास उसको छोड़ के दूसरी किताब खरीदना एक पाप की तरह है। जो है वो पढ़ लो, फिर समझ आ जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लगेगा कि मेरे पास जो किताब है उसमें से सवाल नहीं बने तो हमको दूसरी किताब लेनी चाहिए। अब टेस्ट वगैरह भी दिलाया करती थी? नहीं, उस वक्त इतना जैसे नहीं था। जो मैंने 3 महीने में कोचिंग गई हूँ, तो उनके यहाँ जो संडे को टेस्ट होते थे वो मैं बस कुछ 4-5 ही टेस्ट दिए होंगे, वो भी छात्रावास अधीक्षक के लिए पर्टिकुलरली नहीं थे। और घटना चक्र, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हर सब्जेक्ट का हमको घटना चक्र पूरा सॉल्व होना चाहिए। उसमें से जो सवाल हम बनाते हैं फिर उसमें नीचे में डेफिनेशन दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो अच्छी तैयारी घटना चक्र से भी हो जाती है। और अब तो है टेस्ट की सुविधा, बहुत सारे कोचिंग वालों के पेपर हमको मिल जाते हैं, मार्केट में आते हैं, सब बनाने चाहिए। सवाल बनाना बहुत मायने रखता है, बहुत सवाल बनाने चाहिए वनडे एग्ज़ाम के लिए। वनडे एग्जाम्स के लिए जब हम लोग एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं
तब किस टाइप का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने देर में पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए? जो हमको आता है पहले तो वही बनाए। अगर मैथ्स से डर लगता है और आपने सिर्फ उतना पढ़ा है कि एग्ज़ाम निकल जाए, तो पहले तो छूना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी वो सब्जेक्ट जिसमें हमको ऐसा लगता है कि कम तैयारी है, हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, कंपटीशन हाई है, तो कोशिश यही रहे कि सारा सिलेबस हम कवर कर लें। फिर भी यदि नहीं हो पाया है तो कॉन्फिडेंट होके देना चाहिए एग्ज़ाम। पहले वो बनाना चाहिए जो हमको अच्छे से आता है। और ऐसे टाइम का तो नहीं है कि इतनी देर पहले हम बना लें, बस सारे सवाल बन जाएं। और माइनस मार्किंग है तो बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। पहले जैसे बनाते जाएं वही बनाएं जिसमें एकदम श्योर हैं, फिर दोबारा में एलिमिनेशन करके बनाना चाहिए। ओके। एंड कितने क्वेश्चंस लगाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे? मान लो बहुत वीक क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन हमेशा रहते हैं कि हम कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, इसके बारे में ये तो एग्ज़ाम हॉल में ही हम जज कर सकते हैं, और जज हम नहीं कर सकते। जो बहुत 8, 10, 12 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस चीज़ में मार खा जाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। हमको ध्यान रखना चाहिए सिलेबस कंप्लीट हो और हम बहुत सारे सवाल बना के एग्ज़ाम देने जाएं। फिर वहाँ पे पहले एग्ज़ाम से पहले पानी पी लें अच्छी तरह, भगवान को प्रणाम करके शुरू करें पेपर। और कट ऑफ कितना जाएगा, इतना बन रहा है, उतना बन रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। शुरू के 1 घंटे तो सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सवाल 2 बार पढ़ के टिक लगाते जाएं और लास्ट में देखें कि कितने हुए सवाल, ऐसा। उसके बाद कुछ सोचना विचारना चाहिए। नहीं तो ध्यान यही रहे कि पेपर हमारा कंप्लीट हो, हम अच्छे से बनाएं सारा। ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम, कई लड़कियों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। कईयों के घर में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, या उन चैलेंजेस को पहले तो आप ये बताइए कि एज अ गर्ल जब कोई तैयारी करने आता है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे पहले जैसा तो नहीं रहा कि तुमको नहीं पढ़ना है या कोचिंग नहीं, मतलब नहीं, अगर कोई जा सकता, उनके गांव में कोचिंग नहीं है या शहर में नहीं है या कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मुफ्त में क्लासेस देख रहे हैं, या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ दोस्तों से भी किताबें लेने में, क्वेश्चन पूछने में, टेस्ट पेपर लेने में मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा किसी को सोचना नहीं चाहिए। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, मतलब हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना चाहिए। तो अब ये मेरे पास नहीं है या हमारे गांव में कोचिंग नहीं है तो मेरी तैयारी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि सबके पास फ़ोन है आजकल। तो मतलब मेन प्रायोरिटी जब तय करते हैं ना अपन लोग कि यही करना है, तो सब चीज़ें मिल जाती हैं। बस्तर के गांव में भी किसी को हर चीज़ मिल सकती है अगर हमारी प्रायोरिटी सेट रहे। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फ़ोन ने सारा टाइम बर्बाद कर रखा है, तो उन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। और ये यहीं कोई गांव में है जिसके पास सिर्फ 2 किताबें हैं, लेकिन पूरा ध्यान उसी को पूरा करने में है, न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो निकलेगा एग्ज़ाम। मेन है अपना समय बर्बाद नहीं करना, बहुत मायने रखता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ सालों पहले नहीं था, अब लेकिन अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ हैं, ख़राब चीज़ें हैं जिन पर ध्यान जाता है। मतलब इवन हम जो न्यूज़ भी पढ़ते हैं, फ़ोन में जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं होती, जिस तरह की खबरें होती हैं, तो ये सब दूषित करता है दिमाग को। तो अपने मेन बात ये है कि फोकस होना चाहिए। और कुछ अगर हम सोशल मीडिया में टाइम बिता भी रहे हैं तो एकदम फिल्टर्ड चीज़ें देखें हम, कि जो हमारे दिमाग को मतलब विकसित करें, थोड़ा पोषण दें। और बचना चाहिए हर नेगेटिविटी से, टाइम वेस्ट करने से। एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकती हैं, फैमिली के साथ शादी होने के बाद आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? बहुत डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होते हैं। आप फैमिली से एक्सटेंडेड फैमिली हो जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, उसके साथ साथ कैसे मैनेज करना चाहिए? प्रायोरिटी देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक लड़की हैं या लेडी हैं, बच्चा है घर में, सास ससुर हैं, तो भी आपको काम कितनी देर होगा? दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। थोड़ा अनुशासन चाहिए इसके लिए।
जैसे मुझे मेरे पिताजी ने आदत डाल रखी थी, हम लोग 3-4 बजे उठ ही जाते थे। तो सवेरे जल्दी उठना और चीज़ों को जल्दी निपटाना, फ़ोन पे टाइम वेस्ट ना करना। और इसके अलावा प्रायोरिटी, लेडीज़ के लिए भी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा जब घर का काम निपट जाए तो बाकी का टाइम हम फ़ोन पे या इधर उधर बातें करते हुए ना गुजारें, पढ़ाई में दें। और जैसे महिलाओं का ये मतलब ये खासियत होती है महिलाओं की कि जब उनके ऊपर प्रेशर रहता है, काम रहता है, लेकिन अगर चाहेंगी किसी चीज़ को तो कम समय दे के भी वो उसको पा लेती हैं। बहुत अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ही चीज़ें क्लियर कर दी कि प्रायोरिटी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट। बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोग बह जाते हैं चीज़ों में। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया में चल रहा है कि अब देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नेगेटिविटी से जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या मनोरंजन से हो जाते हैं तो फिर कुछ करना मुश्किल है लाइफ में। हमको एक दिशा निर्धारित जो कर लिए कि ये वाला एग्ज़ाम है, इस दिन एग्ज़ाम मतलब हमको देने जाना है, तो तब तक हमारा सिलेबस हो जाए। बाकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उस एग्ज़ाम को हमेशा रखना चाहिए दिमाग में। एक और चीज़, हाँ बताइए। इसके लिए चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम परिवार के साथ भी अन्याय नहीं होगा उसमें, बस हमारी प्रायोरिटी एक एक टाइम मतलब एक एक मिनट बहुत मायने रखता है, वो बिल्कुल सेट करके चलना चाहिए तो निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। फिर फैमिली का भी सपोर्ट मायने रखता है, बहुत मायने इसी रखता पॉइंट पे है। मैं आना था। कई स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरी फैमिली उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे आसपास में ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। क्योंकि मैं इनफैक्ट मैं भी जब इस फील्ड में आ रहा था, कई मेरे दोस्तों ने सीधा कह दिया कि ये उतना वर्थ नहीं है, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अभी सुन रहे हैं कि गलत चीज़ें होती रहती हैं करके, तो इन सारी नेगेटिविटी से कैसे बचना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में बताइए। नेगेटिविटी दूर हम सिर्फ खुद के प्रयास से कर सकते हैं। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम चुप रहो या तुम गलत बोल रहे हो। हम अपने आप को मतलब तय करें हमारे बारे में कि हमको कैसे रिएक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो जमाना तो रहा नहीं कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, ऐसा आदेश दिया जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं समझ रहे मम्मी पापा कि अब तक इसकी जॉब क्यों नहीं लगी, या किताबें खरीद के नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता खुद को निकालना चाहिए। जैसे नेगेटिविटी को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं ना तो वो बढ़ती है, और हर चीज़ पे रिप्लाई करना और भावुक होना कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, या फिर हर चीज़ पे मतलब इतनी नेगेटिविटी को हम अपनी तरफ से इतना कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। शांति रखनी चाहिए जीवन में। कुछ हो भी रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करके या मतलब अपनी पॉजिटिविटी से उस नेगेटिविटी को दबा के, मतलब विद्यार्थी को सिर्फ मेरे ख्याल से पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। अब जैसे साथ में सोशल मीडिया भी चला लूँ, यहाँ भी घूम लूँ वहाँ भी घूम लूँ और पढ़ लेंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। किताब हमारा मुख्य साथी होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमको बॉयज़ को सिर्फ ज़्यादातर पढ़ना होता है और थोड़ी बहुत घरेलू जिम्मेदारी, लेकिन लेडीज़ को गर्ल्स को बहुत काम रहता है, उसमें से टाइम चुरा के बचा के पढ़ना है। तो प्रायोरिटी बहुत मायने रखती है कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मैरिड वीमेन भी देखती हैं इस चैनल को, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसा एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए शादी के बाद, और कैसा एक सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए आपके हस्बैंड के तरफ से भी, जिस तरीके से आप फिर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें? तो लेडीज़ के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने में भी, और असली चैलेंज तो क्रैक करने के बाद उस सर्विस को करने में शुरू होता है। तो क्रैक करने में भी फैमिली का बहुत सपोर्ट मायने रखता है, और बाद में तो रखता ही है। तो जब पढ़ रहे हैं, कोई लड़की या कोई महिला जब पढ़ रही है तो थोड़ी सी छूट परिवार वालों को देनी चाहिए, और मिलती है। आजकल लोग बहुत लिबरल हो गए हैं, सबको मायने मतलब पढ़ाई के मायने सबको मालूम है कि एक अच्छी चीज़ है। और थोड़ा जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसको भी भरोसा होना चाहिए। जैसे पढ़ाई को जिसने भी चुना है ना, उसने बिल्कुल गलत फैसला नहीं लिया है। हो सकता है कोई एग्ज़ाम ना भी निकले, कुछ कमी रह सकती है, तो क्योंकि लाखों लोग पढ़ रहे हैं, पोस्ट तो कुछ सैकड़ों में या हज़ार में ही है। किसी का एग्ज़ाम नहीं निकले तो भी पढ़ाई कुछ ना कुछ सिखाती ही है, इंसान को धीर गंभीर बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, तो वो जीवन में काम ही आएगा।
इसी भरोसे के साथ पढ़ते रहना चाहिए। और फैमिली सपोर्ट करती है, हम पॉजिटिव रहेंगे तो फैमिली भी सपोर्ट करती है। और यदि किसी को नहीं भी कर रही तो भी अगर हम दृढ़ रहेंगे तो फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जॉब में आने के बाद जैसे बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, विद्यार्थी को भी और जो जॉब में आ गए हैं उनको भी। मतलब अगर फैमिली ने सपोर्ट करने का हाँ कर दिया है तो वो उस हाँ को एक आशीर्वाद मानना चाहिए, और ये नहीं कि हम बाकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें और अपना काम में व्यस्त रहें। नहीं, घर की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमको निभानी ही पड़ेंगी। माँ का रोल या हमको जो गृहिणी के जो काम होते हैं वो भी करने हैं, माँ का रोल भी निभाना है, और सर्विस में तो समझौता करना ही नहीं है। तो बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी को, खास करके जो छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो एक खास मैसेज है। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि एक होलिस्टिक व्यू सबको चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता ना कि उनके बाद लाइफ के बाद कैसे जॉब के बाद उनकी लाइफ कैसे होने वाली है, क्या क्या चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ेंगी, कितना टाइम मिलेगा। तो एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है। एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कि एग्ज़ाम को कैसे दिलाना है, कहाँ से तैयारी करनी है। आप बस ये बताइए कि लास्ट एक क्वेश्चन कि आपका वो मतलब मोटिवेशनल पॉइंट हमेशा क्या रहा? आपको ऐसा जब भी आप भी अपने लाइफ के कभी ना कभी लो में आए होंगे जिसमें ये लगा होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जो ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट कभी ना कभी फेस करता ही है, उस समय आप अपने आप को कैसे उठाती थी? मैं ऐसा फील करती हूँ, मुझे लाइफ में अच्छे लोग बहुत मिले हैं। जैसे मेरी जब माता जी चली गई तो मेरी बुआ मिली और मेरे चाचा। तो सपोर्ट जब रहता है ना किसी का, चाहे वो कोई भी हो, गुरु हो, रिश्तेदार हो, तो हमारे मतलब दिमाग में जो थोड़ी सी चीज़ रहती है पढ़ाई के प्रति या किसी भी चीज़ की, वो बढ़ती है, विकसित होती है। मुझे मोटिवेटेड रखने में फैमिली का तो बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा है, मुझे किताबों से बहुत प्यार है। और जैसे मैं एकदम बिल्कुल घरेलू महिला बन के कभी रहना नहीं चाहती थी, या मतलब पढ़ाई के प्रति जो मेरी लगन है ना, चाहे वो मैं साहित्य पढूं, न्यूज़पेपर पढूं, मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। तो वो कभी छूटा नहीं। कभी ऐसा भी लगा अब नहीं होगा, कई बार जब मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं थी या बहुत बहुत ज़्यादा काम जब हो जाता था, जैसे कई बार सारी चीज़ें एक साथ जब आ जाती हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं, अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है या बच्चों से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा है, तो भी मेरी जो लगन है वो किताब की तरफ ही जाती है। अगर है वैसा, मतलब वो प्रेम है किताबों से, तो मोटिवेशन फैमिली का मायने रखता है, बट मेन है हमारी अंदर की जो हम दिशा है ना, किस तरफ हमारा मन जाता है, वो बहुत मायने रखता है। तो मेरी जो है वो किताबों की तरफ ही है। और इसमें भी सबसे बड़ा शाउट आउट आपके हस्बैंड को, हाँ, कि जिन्होंने आपको, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये मेंशन किया कि आपकी मेजॉरिटी जो पढ़ाई है वो शादी के बाद हुई है, शादी के बाद हुई है, तो ये सपोर्ट होना भी बहुत मायने रखता है कि आप पहले पढ़ाई करो फिर उसके साथ अपने लाइफ को भी मैनेज करो, जो मतलब आप एज ए विमेन आपको करना ही है, ऐसा जो माना जाता है। और उसके बाद भी जॉब के साथ बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते होंगे उन सब के साथ डील करना है। इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाई जो मेरी रुक गई थी उसको आगे बढ़ाने में और एक दिशा दिखाने में उनका ही योगदान है। मतलब मैं पढ़ रही थी, मैं लिटरेचर पढ़ रही थी, पूरे दिन मैं पढ़ती रहती थी, लेकिन तुमको एक अपनी डिग्रियों को और आगे बढ़ाना चाहिए, ये सलाह मुझे मेरे हस्बैंड ने ही दी। और हमेशा अभी भी जब मैं छोड़ना चाहती हूँ पढ़ाई, तो वो कहते हैं नहीं, तुमको यही पसंद है तो तुमको ये करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मैं बुढ़ापे तक भी पढ़ती रहूँगी, मैं लिटरेचर पढ़ूँगी, मगर मैं पढ़ूँगी। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है, पहला दोस्त तुम्हारा किताब ही होना चाहिए। और ठीक है, सोशल मीडिया में भी देखें तो पढ़ाई रिलेटेड ही चीज़ें देखें, और बाकी सब दिमाग को भ्रष्ट ही करता है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार जैसे वेब सीरीज़ वगैरह भी हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क को कुछ पोषण तो नहीं देती, कुछ हमको आगे तो नहीं बढ़ाती जीवन में। कई बार तो इतनी ख़राब चीज़ें हैं जो समाज को सिर्फ ख़राब करने का ही काम कर रही हैं। तो बचना चाहिए उन चीज़ों से, किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और बाकी दुनिया से थोड़ा
बचना चाहिए। हम लोगों ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आप आने वाली हैं, हम्म। तो बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हम लोग उसको एड्रेस करें। मैम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके एड्रेस करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में तैयारी को कैसे जारी रखा जा सकता है? मन के अंदर पढ़ाई करने की जिज्ञासा को कैसे बनाए रखें? प्रतिकूल परिस्थिति में आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, हर हाल में जुड़े रहिए। जैसे जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जीवन में तो आप थोड़ा पढ़िए, पर छोड़िए मत कभी भी पढ़ाई को। बस ये टाइम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। और किताबों के प्रति प्रेम बनाए रखेंगे तो पढ़ाई जारी रहेगी। कुछ ना अगर कुछ मतलब कुछ पढ़ते रहें। कठिनाई आ रही है तो आप ऐसी चीज़ें पढ़िए जो पढ़ने में थोड़ी इजी हैं, जैसे दर्शन, इतिहास वगैरह। चेंज करते रहिए अपने पढ़ाई के रूटीन को, और फैमिली के सपोर्ट से खुद की मतलब पॉजिटिविटी से हो जाता है। हॉस्टल वार्डन की डेली रूटीन डिटेल में। डेली रूटीन बहुत टफ है, हर चीज़ देखनी होती है। बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य से लेके उनके ओवरऑल जो उनका संपूर्ण विकास है वो सब हमको मॉनिटर करना होता है, खुद उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है। इसके अलावा प्रशासनिक काम भी रहते हैं। मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत बिजी और बहुत मल्टी डायमेंशनल काम है। मल्टी डायमेंशनल मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि यही सिर्फ करना है, मतलब आपको स्पेसिफाइड चीज़ों के अलावा भी हमको हम्म। एफर्ट लगाना रहता है। ओके। जी। वार्डन की दिनचर्या के बारे में डिटेल में पूछिए, ये हो चुका है। इस क्वेश्चन को अब तक बहुत बार पूछा गया है, लेकिन सब शॉर्टकट में 10-15 सेकंड में आंसर दे के निकल जाते हैं, जिसके कारण ठीक से समझ ही नहीं आता है कि कितना वर्कलोड रहता है, क्या क्या काम रहता है, पढ़ने के लिए कितना समय मिलता है, और मिलता है तो कितने घंटे टाइम मिलता है। ये लास्ट का पोर्शन बस ले लेते हैं कि इसके साथ साथ क्या पढ़ाई की जा सकती है, कितना समय आप निकाल सकते हैं इसके बाद? की जा सकती ओके। कि इसलिए जा सकती कि जैसे और ऑफिसेज में होता है कि हमारे सामने फाइलों का ढेर लगा है और सर पे एक बॉस बैठा है तो हम बिल्कुल सर उठा नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम इनको यहाँ बच्चों को भी पढ़ाना है, और दोपहर के कुछ बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो कुछ 1-2 घंटे हमको फ्री टाइम भी मिलता है हॉस्टल में, तो पढ़ा जा सकता है। और वैसे तो चाहेगा तो एक मज़दूर भी पढ़ सकता है, तो हम भी पढ़ सकते हैं। चाहेंगे तो हम किसी भी जॉब में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जी। टोटल मंथली बजट फॉर 50 to 100 सीटर हॉस्टल। ये शिष्यवृत्ति जो आती है छात्रों की, प्री मैट्रिक में 1200 रुपये, सॉरी प्री मैट्रिक में 1500 रुपये और पोस्ट मैट्रिक में 1200 रुपये सरकार की तरफ से आते हैं। तो जितने सीटर हॉस्टल है उस हिसाब से बजट होता है। हॉस्टल वार्डन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट्स को लेकर? कैसे, कितना दिन, कैसे समझें कि किसको पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बुक रहेगा? तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे मैम, ताकि आप डिटेल में हर एक चीज़ को बता सकें कि ये सब्जेक्ट है, इन बुक से करना है और उसको इतने दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, जो भी एक होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए। जी। फीमेल वार्डन अगर मैरिड हो तो फैमिली के साथ हॉस्टल में रह सकते हैं कि नहीं? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मेरे लिए घंटे तो डिसाइड नहीं थे, क्योंकि मैं अपने काम, घरेलू जो काम होते हैं उसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। उसमें मैं सिलेबस के अलावा लिटरेचर पढ़ना या मैगजीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर, फिर दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ लेना, मतलब काफ़ी पढ़ती थी। पर सबको ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जो सिलेबस पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, और जितना ज़्यादा हम पढ़ सकें अच्छा है। बस हमारा माइंड बहुत बिल्कुल बस्ट आउट टाइप का ना हो जाए, पढ़ ही रहें। फ्रेश माइंड से कम भी पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। प्रेशर लेके ना पढ़ें, घंटों का प्रेशर नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी प्रेम से धैर्य से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, हॉस्टल वार्डन में कितना नंबर आया था? मेरे 108 नंबर आए थे। फर्स्ट सैलरी कितना मिला था? फर्स्ट सैलरी थी 19,000 रुपये, PF वगैरह काट के। साल भर में कितनी छुट्टी मिलती है? छुट्टियाँ वही है जो सिविल सेवा नियम 1965 के आधार पे हैं। बट अगर आ रहे हैं कोई इस जॉब में तो कम छुट्टियों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी अर्जेंसी हो, सैटरडे संडे हो, तो हमको तो ड्यूटी में उपस्थित रहना ही है। हमारे ऑफिसर्स भी
तुरंत उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला है। इसलिए इवन उन्होंने हमें बोला हुआ है कि कोई भी परेशानी हो, कुछ रिस्क वाली बात हो, तो 1:30, 2, 2:30 बजे कभी भी रात को हमको तुरंत फ़ोन करके सूचित करें। हम तो उपस्थित रहते ही हैं, वो भी उपस्थित होते हैं। तो छुट्टियों वाली थोड़ी सी ज़्यादा इच्छा ना रखें। हॉस्टल वार्डन की पोस्टिंग का क्या प्रोसेस है? पोस्टिंग एग्ज़ाम के बाद वर्ग द में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें ज़्यादातर प्री मैट्रिक हॉस्टल दिए जाते हैं, फिर प्रमोशन के बाद चेंज होते हैं। मे बी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ पे हो सकती है? कहाँ पे? हाँ। ओके, तो जिले में कहीं भी सॉरी, राज्य में कहीं भी हो सकती है। ये राज्य कैडर का पोस्ट है, तो कहीं भी हो सकती जी। है। मैम, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना ट्रांसफरेबल है ये जॉब? मतलब आप लोगों की पोस्टिंग के बाद कितने बार, आपके कितने फ्रीक्वेंट, कितने ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है? ट्रांसफरेबल जॉब तो है। राज्य कैडर का पोस्ट है, तो राज्य में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। रेगुलर ट्रांसफ़र्स हमारे नहीं होते हैं, जैसे हर साल नहीं होते। और 2.5 साल जब आपका प्रोबेशन है, तब तो आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। उसके बाद आपको व्यवस्था करने के लिए कहीं भी छत्तीसगढ़ में भेजा जा सकता है। भेजा जा सकता है, पर ऐसे हर साल हमारे ट्रांसफ़र होंगे ऐसा नहीं है। ओके। जी। और किन कंडीशंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? सभी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए, या कभी कुछ शिकायत वगैरह है तो हटाया जाता है, और ट्रांसफ़र जो है वो व्यवस्था के हिसाब से होता तो है। ऐसे चांसेस रहते हैं क्या कि आप अपने होम कैडर अपने जगह पे ले सकते हैं हाँ, ट्रांसफ़र? ऐसा बंधन नहीं है कि आपको होम कैडर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। हॉस्टल वार्डन की फैमिली, ये हो चुका है क्वेश्चन। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। प्रमोशन चैनल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चुनाव से पहले एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, तो मैम ने बता दिया है कि हो सकते हैं, हो चांसेस सकते हैं। कब आएगी पोस्ट हम ये नहीं बता सकते, लेकिन क्या हमारा सिलेबस पूरा है ये हमारे लिए मायने रखता है। पोस्ट के आने का इंतज़ार ना करें, सिलेबस कंप्लीट करें और बहुत बहुत सारे सवाल बनाएं। ये बिना सोचे कि पोस्ट आएगी कि नहीं, कब आएगी, क्योंकि जो हमारा पीएससी और व्यापम का सिलेबस मैच होता है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। ज़्यादा कुछ सोचे बिना हमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे सवाल, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। एक फाइनल मैसेज आपके तरफ से सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको लगता है आपका डीपेस्ट सीक्रेट है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और लाइफ में भी आगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज है सभी स्टूडेंट्स को, सभी को ये मैसेज है, बी पॉजिटिव, अच्छे बनिए, खूब पढ़ाई करिए और नेगेटिविटी से और टाइम वेस्ट करने से बचिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया थैंक यू। एंड हर एक चीज़ आपने बताया। जल्दी आपको फिर से इनवाइट करेंगे जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तब। थैंक यू। एंड हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, तो आप किनको टैग करें? मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर प्रांजल प्रजापति को बुलाएं। उनकी नायब तहसीलदार के तौर पे अभी पोस्टिंग हुई है 2021 के रिज़ल्ट में, तो मैं चाहती हूँ आप उनको बुलाएं। वो बहुत बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति हैं। बिल्कुल। प्रांजल जी, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है हमारे यहाँ आने के लिए, और आप अपना एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आके शेयर करिए, स्ट्रैटेजीज़ बताइए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एंड बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात मुझे करके। भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। ऐसी वीडियोस और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।